अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है जुडिशल रिव्यू एंड जुडिशल एक्टिविज़म। तो पहले ये कि इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि ये है क्या, जुडिशल रिव्यू क्या है, जुडिशल एक्टिविज़म क्या है। फिर हम इनके केसेस स्टडी करेंगे कि जुडिशल रिव्यू का केस क्या है, जुडिशल एक्टिविज़म का केस क्या है। हम लोग इसके दो केसेस स्टडी करेंगे, एक होगा इंटरनेशनल और एक होगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना है। तो हम इसके दो केसेस स्टडी करेंगे। तो पहले जुडिशल रिव्यू है क्या है। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, हम इंट्रोडक्शन में कुछ मेन चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको वैसे ही जनरली पता होनी चाहिए। जो जनरल बातें हैं, सिंपल सी, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगी, तो उसकी कुछ जनरल बातें। जब भी आप किसी स्टेट की बात करते हैं या कोई भी कंट्री होता है या कोई भी स्टेट होता है, तो उस स्टेट की जो सबसे पावरफुल चीज़ होती है, एक स्टेट है, अगर कोई आपसे पूछे कि स्टेट में सबसे पावरफुल चीज़ उसके पास क्या होती है, स्टेट की कौन सी चीज़ होती है, तो आप उसको कहोगे वो चीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये स्टेट का एक पावरफुल पार्ट है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि लॉज होते हैं, इसकी मदद से हमारा पूरा स्टेट चल रहा है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो आपका स्टेट भी नहीं रहेगा, स्टेट आपका प्रॉपर वर्किंग में नहीं होगा, कोई लॉज नहीं होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ अ स्टेट। स्टेट जो रन करता है वो इसके बेसिस पे रन करता है। अगर ये नहीं होगा तो कोई स्टेट रन नहीं कर सकता। पहला पॉइंट ये। दूसरा ये है कि देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने सुना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितनी दफ़ा एब्रोगेट हुआ है। एब्रोगेट का मतलब होता है कि ख़त्म करना किसी चीज़ को या वायलेट करना। एब्रोगेट, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितनी दफ़ा जो है वो एब्रोगेट हो चुका है, वायलेट हो चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको समझाया इसलिए कि क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कोई स्टेट रन नहीं कर सकता। पहला पॉइंट ये। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई भी बंदा या कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी स्टेट अगर कोई भी बंदा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देता है या उसको एब्रोगेट करता है या उसको फॉलो नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन के, तो स्टेट के पास पावर्स होती हैं कि वो उस बंदे को पनिश करे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई अभी। पहला मैंने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक स्टेट का या एक कंट्री का। इसके बिना पे या इसके बिना वो स्टेट या वो कंट्री रन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉज आपको बताता है जो जिसकी वजह से आपका एक स्टेट रन करता है। ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो आपका स्टेट जो है वो रन नहीं कर सकता। पहला पॉइंट। दूसरा मैंने बोला कि अगर कोई बंदा इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर देता है, एब्रोगेट का मतलब है वायलेट करना, ख़त्म कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, या एब्रोगेट भी आप नहीं कहें, या इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट होने नहीं देता, या तो एब्रोगेट करता है या फिर इम्प्लीमेंट होने नहीं देता, तो स्टेट जो है वो उस बंदे को पनिश कर सकती है, उस बंदे को। अब ऐसा ये केस था, आपको पता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे, उन्होंने जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया था। जैसे मार्शल लॉ लगे थे हमारे स्टेट में, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, मार्शल लॉ लगे थे। इसी तरीके से जनरल मुशर्रफ साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया था मार्शल लॉ लगा के। तो बीच में आपने सुना था, जब कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ साल, तो मुशर्रफ साहब को जो थी वो एग्जीक्यूशन की सज़ा दी थी, फांसी की सज़ा दी थी। क्यों? और वो क्यों दी थी? वो इसी बेसिस पे दी थी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया। तो कहने का मकसद, आपको समझाने का मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है किसी भी कंट्री का, इसके बिना ये चल नहीं सकता। और कोई बंदा अगर इसको एब्रोगेट करता है या फिर इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देता तो उसको पनिशमेंट मिलती है। और हमारे पास एक एग्जांपल ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी थी, एग्जीक्यूशन की सज़ा दे दी थी। और वो क्यों दी थी? क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था। ये था एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक जनरल जो मैं था आइडिया था, वो मुझे आपको समझाना था कि ये है। पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुपीरियर। आपको ये बात यहाँ पे बस याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज़ ऊपर नहीं होती, कोई बंदा ऊपर नहीं होता। ये पॉइंट मेरा था आपको। जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया तो उसको फांसी की सज़ा दे दी। कोई भी बंदा कॉन्स्टिट्यूशन से
ऊपर नहीं होता। कहने का मेरा मकसद ये था। अब देखिए, अब मैं आता हूँ जुडिशल रिव्यू के ऊपर कि जुडिशल रिव्यू क्या होता है। जुडिशल रिव्यू, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जुडिशल रिव्यू क्या होता है। जुडिशल रिव्यू, अब जुडिशल रिव्यू ये है कि इसको मैं अगर सिंपल एक्सप्लेन करूँ तो कोई जुडिशल रिव्यू एक, आप जुडिशल अगर आप टर्म देखें तो इससे जुडिशल से निकलता है एक टर्म जुडिशरी। जुडिशरी जिसको हम कहते हैं कि कोर्ट, मतलब कोर्ट, मतलब जस्टिस, जजेस। जुडिशरी में आपकी क्या आ जाती है, कोर्ट आ जाता है। जुडिशल, ये वर्ड जुडिशरी को रिलेट करता है, कोरिलेट करता है, जो कि जुडिशरी, और जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट। आप कोर्ट जाते हो क्या, तो आपने सुना होगा इंग्लिश में हम उसको एज अ जुडिशरी कहते हैं। ये आपको पहली बात क्लियर करो। तो जुडिशल रिव्यू एक पावर है बेसिकली, ये एक पावर है, और ये पावर किसकी है, जजेस की है, या आप कह दो कोर्ट की पावर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके पास ये पावर होती है जुडिशल रिव्यू। एक छोटे उसमें बता रहा हूँ, जुडिशल रिव्यू हम इस चीज़ को कहते हैं। अब जुडिशल रिव्यू की एक्सटेंडेड डेफिनेशन है क्या, ये पावर क्या है। ये पावर, अगर जजेस के पास ये पावर है तो, लेकिन ये पावर है क्या, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्या है ये पावर। देखें, हमारे पास जो है पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव होती है। पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव आपने सुना होगा, नेशनल असेंबली, सेनेट, पार्लियामेंट होती है। आपको पता है उसका काम क्या होता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का काम होता है कि वो लॉ इम्प्लीमेंट करे। पार्लियामेंट का या पार्लियामेंट का काम होता है कि वो लॉ पास करे, लॉ बनाए, लॉ बनाए, पास करे, समझो, ठीक है, लॉ बनाए, पार्लियामेंट का काम होता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि वो इस लॉ को जो कि पार्लियामेंट में बना है उसको इम्प्लीमेंट करे, जुडिशरी का काम ये होता है कि ये जो लॉ बना है उसको चेक करना कि ये लॉ सही है या गलत है। ये इनके 3 प्रोसेस हैं जनरली आप देख लें। पार्लियामेंट का काम होता है कि वो लॉ पास करे, कोई भी लॉ बनाए। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि वो उन्होंने जो लॉ बनाया उसको इम्प्लीमेंट करें, हर जगह वो लॉ लगाएं पूरे पाकिस्तान में। और जुडिशरी का ये काम होता है कि इस लॉ को चेक करें कि भाई ये लॉ सही भी है या ऐसे ही कोई उठा के लॉ उन्होंने दे दिया है या। तो जुडिशल रिव्यू ये है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है या एग्जीक्यूटिव कोई लॉ इम्प्लीमेंट करती है या कोई पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, अगर वो न्यू लॉ किसी पुराने लॉ को एब्रोगेट कर रही है तो जुडिशरी के पास पावर होती है। उस पावर का नाम है जुडिशल रिव्यू, और उस पावर का मकसद ये होता है कि वो उस नए लॉ को ख़त्म करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको समझे, मैं मिसाल के तौर पे मैं पार्लियामेंट का बंदा हूँ, ठीक है, मैंने एक लॉ निकाला, उस लॉ का नाम है लॉ ए। मैंने एक लॉ निकाला, उस लॉ का नाम मैं रख रहा हूँ लॉ बी नाम रख रहा हूँ। मैं पार्लियामेंट का बंदा हूँ, मैंने एक लॉ निकाला जिसका मैंने लॉ का नाम रख दिया लॉ बी, ठीक है, मैंने ये लॉ निकाल दिया नया, ठीक है। अब ये जो लॉ बी है ये लॉ ए को वायलेट कर रहा है, लॉ ए को वायलेट कर रहा है, ठीक है। ये नया लॉ है, ये मैंने न्यू लॉ एक बनाया अभी, ये न्यू लॉ एक बनाया जिसका नाम था लॉ बी। मैंने एक नया लॉ बनाया जिसका नाम था लॉ बी। अब लॉ ए जो है ये पुराना लॉ है, ये पहले से शुरू से जब से पाकिस्तान बना चलता आ रहा है, ये लॉ है तब से चलता आ रहा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैंने बनाया लॉ बी, एक न्यू लॉ मैंने दे दिया। अब ये जो लॉ बी है ये मैंने नया लॉ दे तो दिया, लेकिन ये लॉ बी जो है ये मेरे पुराने लॉ को वायलेट कर रहा है। वरना फॉर एग्जांपल अगर लॉ ए में मैं कहता हूँ कि लिखा हुआ था कि भाई जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी लोग हैं सबको राइट्स मिलेंगे, ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, ठीक है। अब लॉ बी में मैं कह देता हूँ कि नहीं, सबको ह्यूमन राइट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो है मेल जो है ना, मेल जो मर्द हैं सिर्फ उनको ह्यूमन राइट्स दो, बस। मैं कह देता हूँ लॉ बी में। अब ये लॉ बी जो है ये लॉ ए को वायलेट कर रहा है ना। लॉ ए में मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लॉ ए जो था, जो पुराना लॉ था जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, वो लॉ कहता है कि सबको ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं सबको ह्यूमन राइट्स मिलेंगे। लेकिन मैंने एक नया लॉ पास करा दिया लॉ बी, वो कहता है कि भाई सबको ह्यूमन राइट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ मर्दों को मिलेंगे, औरतों को नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने लॉ बी इसको वायलेट कर रहा है। तो अगर कोई नया लॉ जो पुराने लॉ को वायलेट कर रहा है तो उस सिचुएशन में जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे कोर्ट हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या हमारे जो जजेस हैं, उनके पास पावर होती है कि वो उस नए लॉ को ख़त्म करें, नल एंड वॉइड करें। क्यों? क्योंकि वो पुराने लॉ को रिवोक कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं।
तो उस पावर को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इस पावर का नाम होता है जुडिशियल रिव्यू, कि अगर आप कोई नया लॉ पास कर रहे हो, आप कोई नया लॉ पास कर रहे हो और वो जो नया लॉ आपने पास किया है वो किसी पुराने लॉ को वायलेट कर रहा है, या या लॉ को वायलेट कर रहा है, या तो फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, क्योंकि लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होता है ना। तो आप इसको सिंपल टर्म में ये करो कि अगर कोई नया लॉ आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का आपके तोड़ रहा है, या आपके किसी पुराने लॉ को तोड़ रहा है, वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी जो है, जो जजेस हैं, जो कोर्ट है, उसके पास पावर है कि वो उस नए लॉ को ख़त्म कर दे, नल एंड वाइड कर दे। उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये होती है पावर ऑफ जजेस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई नया लॉ पास हो जाता है या फिर नया लॉ आ जाता है और वो नया लॉ जो है वो पुराने किसी लॉ को वायलेट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, किसी पुराने लॉ को वायलेट कर रहा है, या फिर वो जो नया लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो हमारी जो जजेस हैं या हमारी जो जुडिशरी है उसके पास पावर होती है कि वो उस नए लॉ को ख़त्म कर दे। क्यों ख़त्म करे? क्योंकि वो पुराने लॉ को वायलेट कर रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, के जज या कोर्ट के पास पावर होती है कि वो नए लॉ को ख़त्म करे जब वो नया लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ख़राब कर रहा है या वायलेट कर रहा है या किसी पुराने लॉ को वायलेट कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जो कि होती है पावर ऑफ जजेस कि वो नया लॉ ख़त्म कर सकती है। ये बात आपको क्लियर हुई? काइंडली यहाँ पे मुझे बताएं तो मैं आपको केसेस समझाऊँ, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप केसेस समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। ये बात क्लियर है? अल्लाह बख्श फहद, आपको ये बात क्लियर है? अच्छा, बात है अगर कोई पुराना लॉ गलत हो, फिर अगर कोई पुराना लॉ गलत है ना, पहली बात कोई ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि आपको मैंने ये बताया कि जब भी कोई लॉ पास होगा ना तो वो लॉ इस तरीके से पास होगा कि उसको जुडिशरी हमेशा रिव्यू करती है जब भी कोई लॉ पास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्री पार्टीशन, ये जो आप पाकिस्तान अफेयर्स अब आप पढ़ेंगे 1947 के बाद की हिस्ट्री, तो उसमें डिफरेंट जनरल्स आए थे। अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी चेंजिंग कर दी थी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम उन्होंने हटा दिया था। उन्होंने वो नाम हटा के उन्होंने रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख लिया था, इस्लामिक उसमें से हटा दिया था। तो वो हालांकि उनके पास पावर थी, वो प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और वो चेंजिंग करे थे, लेकिन उस पर भी क्रिटिसिज्म हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, हर चीज़। जब एक चीज़ गलत बनती है ना तो उस पर प्रोटेस्ट क्रिटिसिज्म लोग खड़े होते हैं और उस पर जुडिशरी भी एक्शन लेती है। तो लॉज ऐसे ही नहीं बन जाते कि कोई ऐसा गलत लॉ आ गया और लोग चुप करके बस उनको एक्सेप्ट करना है, नहीं, जुडिशरी उसको वॉच करेगी, देखेगी। तो लॉ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपके पास इनएप्रोप्रिएट होगा या इस तरीके। लॉ जो बनते हैं वो बड़े केयरफुली उनको देखा जाता है, इस तरीके से वो नहीं होता। और अगर कोई लॉ ऐसा गलत भी बन जाता है तो जजेस के पास पावर है, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, वो लॉ वैसे ही नल एंड वॉइड और ख़त्म हो जाएगा। ये है। बाकी अगर कोई ऐसा लॉ आता है जो कि पुराने लॉ को वायलेट करे तो उसमें जो पावर जजेस यूज़ करते हैं वो होती है जुडिशियल रिव्यू की पावर। क्लियर? क्लियर। तो ये था जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से आप जुडिशियल रिव्यू यूज़ करते हो कि जब एक नया लॉ आ जाता है और वो नया लॉ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या फिर आपके किसी पुराने लॉ को वायलेट कर रहा है। बेसिकली आप ये समझ लें, कोई भी नया लॉ आए और वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बहुत ज़्यादा लॉज होते हैं, किसी भी एक लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है कोई भी नया लॉ, तो उस सिचुएशन में जो है जजेस के पास पावर होती है और पावर का नाम है जुडिशियल रिव्यू। और जजेस जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ करते हैं और वो जो नया लॉ होता है वो उसको कैंसिल कर देते हैं, नल एंड वॉइड कर देते हैं और कहते हैं कि आप एक नया लॉ बनाओ, दूसरा लॉ बनाओ, क्योंकि ये जो लॉ है ये किसी पुराने लॉ को वायलेट करा है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करा। और मैंने आपको शुरू में ही बताया, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप वायलेट करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है। तो इसलिए जब भी कोई लॉ आता है तो उसको जुडिशरी जो है वो उसको रिव्यू करती है, उसको देखती है कि भाई वो किसी पुराने लॉ या उसको जो है वायलेट तो नहीं करे या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं करे। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि नया लॉ अगर पुराने किसी लॉ को वायलेट करा है या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करा है तो उस लॉ को ख़त्म कर दिया जाता है। ये था कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुपीरियर है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती स्टेट में। कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी बंदा या कोई भी जो है बंदा या कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर नहीं होती।
ये था इसका सिंपल कॉन्सेप्ट जुडिशल रिव्यू का, जो मैंने कहा कि आपको पता हो। अब जब आप जुडिशल रिव्यू पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें मोस्टली वो आपको कहेंगे कि जुडिशल रिव्यू का एक्सप्लेन करें। अब एक्सप्लेन तो आप कर दोगे, लेकिन उसको आपको रेफरेंस भी देना होगा या आपको उसको एग्जांपल भी देना होगा कि भाई जुडिशल रिव्यू आज तक कभी इस्तेमाल हुआ भी है या नहीं है, या फिर ये बस एक वो हम कहते हैं ना कि एक मिथ है कि बस एक लॉ है लेकिन आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आपको उसको एग्जांपल भी देना है कि कहाँ पे इस्तेमाल हुआ कहाँ पे नहीं। इस जुडिशल रिव्यू को हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी देखेंगे कि कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और हम इसको इंटरनेशनली भी देखेंगे कि इंटरनेशनली भी ये कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसको इंटरनेशनली। तो आप हेडिंग दोगे हिस्ट्री ऑफ जुडिशल रिव्यू, आप ये हेडिंग दोगे, ये वो कहाँ पे हुआ है। अब ये मैं इंटरनेशनल उस पर बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के उस पर नहीं बता रहा, इंटरनेशनली बता रहा हूँ। अब इंटरनेशनल एक केस हुआ था जिस केस का नाम था, अगर आपने लिखना चाहे तो लिख लें, ये जुडिशल रिव्यू का मैं बता रहा हूँ, जुडिशल एक्टिविज्म मैंने अभी नहीं बताया। एक केस हुआ था जिसका नाम था डॉक्टर बोनम केस। ये केस हुआ था जिसका नाम था डॉक्टर बोनम केस, और ये एक इंटरनेशनल केस था, ठीक है। ये केस हुआ था कहाँ पे? ये केस हुआ था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये केस हुआ था, और ये केस हुआ था 1610 में। डॉक्टर बोनम केस एक इंटरनेशनल केस था जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, यूके में हुआ था, और कब हुआ था? 1610 में ये केस हुआ था, ठीक है। और ये जो केस हुआ था, ये इस केस में जो जज थे इस केस में जो जज साहब, उन जज का नाम था जस्टिस COKE, जस्टिस कोक। डॉक्टर बोनम नामी बंदा था जिसका ये केस हम कहते हैं कि डॉक्टर बोनम केस। ये जो केस हुआ था, और ये हुआ था कहाँ पे? यूके में हुआ था, 1610 में ये केस हुआ था। और ये जो केस हुआ था ये किसके अंडर हुआ था? किसने इसका फैसला दिया था? उनका जस्टिस का नाम क्या है? जस्टिस कोक, COKE, जस्टिस कोक, ठीक है, ये इसका। अब हुआ ये था कि एक 1610 में एक इंस्टीट्यूशन था लंदन में यूके लंदन में एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन। एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन। अब इस इंस्टीट्यूशन ने 1610 में ये पॉलिसी निकाली, इसने ये कहा कि 2 मिनट में इसको एडमिट करूं, देखें। अब हुआ ये था कि 1610 में एक इंस्टीट्यूशन था, जैसे हमारे पास यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन। इन्होंने एक लॉ निकाला, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने एक लॉ निकाला। इन्होंने कहा कि कोई भी बंदा जिसको मेडिसिन में प्रैक्टिस करनी है, किस में प्रैक्टिस करनी है? मेडिसिन में। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डिफरेंट फील्ड होती हैं यार, डॉक्टर्स की डिफरेंट फील्ड होती है, जैसे हमारे पास एक BDS है, इसी तरीके से हमारे पास MBBS है, इसी तरीके से मेडिसिन की फील्ड होती है। तो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने कहा था मेडिसिन की फील्ड, कोई भी बंदा अगर मेडिसिन की फील्ड में प्रैक्टिस करना चाहता है, जैसे डॉक्टर्स की प्रैक्टिस होती है कॉमनली, आपको पता होगा, कोई भी बंदा जो कि मेडिसिन की फील्ड में प्रैक्टिस करना चाहता है, उस बंदे को हमसे परमिशन लेनी होगी। मतलब कोई भी बंदा अगर मेडिसिन में प्रैक्टिस करना चाहता है, मेडिसिन की फील्ड में, तो प्रैक्टिस करने से पहले उसको रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से जो है परमिशन लेनी होगी। अगर तो वो परमिशन नहीं लेगा ना, तो उस बंदे को फ़ाइन लगेगी, फ़ाइन। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन जो है उस बंदे के ऊपर फ़ाइन लगेंगे, पैसे फ़ाइन लगा देंगे उसके ऊपर। ये उन्होंने एक लॉ निकाला, और इस लॉ को इन्होंने जो है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने यूके की पार्लियामेंट से पास करवाया। केस क्या था? केस की स्टार्टिंग क्या थी कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एक इंस्टीट्यूशन था, और उस इंस्टीट्यूशन ने ये बात एक लॉ निकाला था, और उस लॉ को उन्होंने पार्लियामेंट से पास करा, यूके की पार्लियामेंट से पास करा। और वो लॉ क्या था? उन्होंने कहा कि कोई भी बंदा अगर मेडिसिन की फील्ड में प्रैक्टिस करना चाहता है, तो प्रैक्टिस करने से पहले उसको हमसे जो है वो इजाज़त लेनी होगी प्रैक्टिस की।
अगर वो हमसे इजाज़त लेगा तो हम तभी ही वो प्रैक्टिस कर सकता है, वरना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और अगर वो हमसे इजाज़त लिए बगैर उसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो हम उसके ऊपर फ़ाइन लगा देंगे। तो केस यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट हो कि डॉक्टर बोनम साहब जो थे उन्होंने यूके में आके अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी विदाउट द कंसेंट ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से इजाज़त लिए बगैर उन्होंने प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दी, किस पे, मेडिसिन की फील्ड में। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन को पता जब ये बात चली तो उन्होंने डॉक्टर बोनम को फ़ोन करके उन्होंने ये बात कही कि सर आपने जो है हमसे इजाज़त नहीं ली है और आप जो प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं वो इलीगल है, क्योंकि आपने हमसे इजाज़त नहीं ली है, तो हम आपको जो है फ़ाइन पे करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर बोनम जो डॉक्टर बोनम थे उन्होंने कहा कि मैं फ़ाइन पे नहीं करूँगा, तो उन्होंने फ़ाइन पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने क्या किया कि डॉक्टर बोनम साहब को उठा के उन्होंने जेल में डलवा दिया। हुआ ये कि डॉक्टर बोनम जो थे वो यूके में आए और उन्होंने मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस स्टार्ट तो की, लेकिन मैंने क्या कहा कि इनसे परमिशन लेनी है। डॉक्टर बोनम ने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से परमिशन नहीं ली, जिस पे रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने उनके ऊपर फ़ाइन इम्पोज कर दी। और डॉक्टर बोनम साहब ने ये बात कही कि भाई मैं आपको फ़ाइन नहीं दूंगा, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी फ़ाइन पे करने के लिए। तो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने क्या किया, उन्होंने बोला कि इन्होंने हमारा लॉ वायलेट किया है और इन्होंने हमें फ़ाइन भी नहीं पे की, तो इनको डॉक्टर बोनम को रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने उठा के जेल में डलवा दिया। यहाँ तक ये केस हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर बोनम जो थे उन्होंने, जैसे हमारे पास होता है कि भाई अगर कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है तो उसका लॉयर बुलाया जाता है, जो बंदा उसका केस लड़ेगा, आपको पता है ये सारा प्रोसेस। तो डॉक्टर बोनम जब जेल में थे तो उन्होंने एक केस फाइल कर दिया था, किसके खिलाफ, इनके खिलाफ कर दिया था, जो इंस्टीट्यूशन था रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के, उन्होंने खिलाफ एक केस उन्होंने फाइल कर दिया था इनके खिलाफ। और वो जो उन्होंने केस फाइल किया था वो किस में था, कॉमन कोर्ट में, कोर्ट ऑफ अपील्स। वहाँ पे एक कोर्ट था जिसका नाम था कॉमन कोर्ट ऑफ अपील्स। उन्होंने उसमें जाके ये केस जो था ये फाइल कर दिया था। किसके खिलाफ किया था, उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ किया था, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, उसके खिलाफ उन्होंने कर दिया। अब जब उन्होंने केस फाइल किया तो डॉक्टर बोनम के दो आर्ग्यूमेंट्स थे, उन्होंने दो आर्ग्यूमेंट्स किए। पहला आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये कहा कि भाई इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। पहला आर्ग्यूमेंट ये था इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। डॉक्टर बोनम ने ये कहा कि सर इट इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो रॉयल कॉलेजेस ऑफ फिजिशियन है इन्होंने इन दोनों चीज़ों को वायलेट किया है। कैसे वायलेट किया है कि इन्होंने क्या किया कि मैंने इनसे इजाज़त नहीं ली, ठीक है, इन्होंने मुझ पर फ़ाइन भी लगाई, वो भी ठीक है, वो इनकी अथॉरिटी थी, वो इनके हक़ में था ये कि ये मुझे फ़ाइन, लेकिन इनको ये किसने हक़ दिया कि ये मुझे जेल में डलवाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा और अल्लाह बख्श का झगड़ा होता है किसी भी चीज़ पे, तो हम दोनों के पास ये तो अथॉरिटी नहीं है ना कि हम एक दूसरे को जेल में डलवा दे सकते हैं। हमें तो जाना चाहिए कोर्ट में, हम तो कोर्ट में जाएंगे, केस होगा और जज के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी बंदे को जेल में डाल सकते हैं जो कि गिल्टी है। तो डॉक्टर बोनम ने कहा कि भाई इन्होंने फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट किया है, जो कि आपके, और इसका मतलब ये कि इन्होंने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, क्योंकि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल प्रिंसिपल के लॉज थे, ये दोनों लॉज उसमें एग्जिस्ट करते। तो डॉक्टर बोनम ने कहा कि इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने, इन्होंने तो खुद मुझे जेल में ऐसे ही उठा के डलवा दिया। हालांकि इनका काम तो नहीं है कि मुझे जेल में उठा के डालें, जेल में डालना तो जज साहब का काम है। अगर मैंने इनको फ़ाइन देने से रिफ्यूज़ किया था तो ये मेरे खिलाफ जाके कोर्ट में जाके केस करते, इन्होंने तो मुझे डायरेक्ट उठा के जेल में डलवा दिया, और ये बात बिल्कुल सही थी। तो कहने का मकसद ये था कि डॉक्टर बोनम ये कहना चाह रहे थे कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन जो है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके को उन्होंने वायलेट किया है, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट किया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके को वायलेट किया है कि मुझे उन्होंने जेल में उठा के डाल दिया। अगर उन्हें इतना ही था तो वो मेरे खिलाफ केस कर देते और वो जज साहब जो थे वो फैसला करते कि मुझे जेल में डालना है या नहीं डालना। ये तो अपने केस में खुद जज बन गया और उन्होंने खुद ने जजमेंट पास कर दी कि भाई इसको उठा के जेल में डाल दो। तो ये तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने वायलेट किया है।
तो ये आर्ग्यूमेंट थे जो डॉक्टर बोनम ने दिए, और इसी आर्ग्यूमेंट पे फिर जो जज साहब थे, जो कि मैंने बताया कि जस्टिस को, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डॉक्टर बोनम को जो है वो जेल से रिलीज़ कर दिया। ये आर्ग्यूमेंट जो मैंने दो लिखे हैं, ये दोनों आर्ग्यूमेंट डॉक्टर बोनम के थे जो उन्होंने दिए, और उन्होंने बस सिंपली ये बोला कि इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। किसने वायलेट किया है? उस इंस्टीट्यूशन ने, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। तो जस्टिस कोक जो थे, जस्टिस कोक, उन्होंने जो था डॉक्टर बोनम को जेल से रिहा किया, रिलीज़ कर दिया, और उन्होंने एक जजमेंट पास की कि भाई ये जो उन्होंने लॉ पास करवाया है, ये जो उन्होंने लॉ पास किया है, जो लॉ मैंने आपको बताया था कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने पास करवाया, ये जो उन्होंने लॉ पास किया है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने जो है, इन्होंने जजमेंट पास किया और उसमें कहा कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने जो है वायोलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। क्यों वायलेट किया है? उन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। और क्योंकि उन्होंने इसकी वायलेशन की है, तो फर्स्ट टाइम जस्टिस कोक ने अपना जुडिशियल रिव्यू यहाँ यूज़ किया था। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको आप कह सकते हो जुडिशियल रिव्यू। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन की है, और मैंने बताया कि जो बंदा कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है उसको पनिशमेंट मिलती है। तो उन्होंने यही बात की कि उन्होंने जुडिशियल रिव्यू, अपना पावर इस्तेमाल किया जुडिशियल रिव्यू का, और उन्होंने ये कहा कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने जो है वो वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, और उन्होंने जो था डॉक्टर बोनम को जो था वो रिलीज़ करवाया था। तो ये फर्स्ट केस है जिस पे उन्होंने ये कहा कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इस एक्ट को या इस लॉ को जो इन्होंने पास करवाया है, उस लॉ को रिपग्नेंट कर दिया। किसने? जस्टिस कोक ने। रिपग्नेंट की मीनिंग जो होती है वो अनएक्सेप्टेबल होती है। रिपग्नेंट का मतलब है अनएक्सेप्टेबल। मैंने ये बात कही कि जब डॉक्टर बोनम ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए तो जस्टिस कोक ने उनको जेल से रिलीज़ कर दिया, और रिलीज़ करने पे उन्होंने ये कहा कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट की है, उन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली, उन्होंने फंडामेंटल राइट और जो फंडामेंटल राइट जो है उसको वायलेट कर दिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट किया, मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया। और उन्होंने जो लॉ दिया था जो उन्होंने कहा था कि हमसे इजाज़त लेनी है, वो लॉ जो है वो रिपग्नेंट है। रिपग्नेंट का मतलब है अनएक्सेप्टेबल है, गलत लॉ है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। तो ये था फर्स्ट टाइम कि जस्टिस कोक ने जो था ये जुडिशियल रिव्यू यूज़ किया था, और जस्टिस कोक को जो है हम वो कहते हैं कि ये थे फादर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जस्टिस कोक को। ये था डॉक्टर बोनम केस, जो कि सबसे पहला केस था, और ये क्योंकि छोटे जो कि हमारे पास एपीलेट कोर्ट होता है, जो कि सिंपल कोर्ट होता है, उसमें ये केस गया था, और उसमें जो जजमेंट पास हुई थी उसमें यही उन्होंने कहा था कि उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, और वो जो वायलेशन है वो रिपग्नेंट है, अनएक्सेप्टेबल है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जुडिशियल रिव्यू किया और उन्होंने डॉक्टर बोनम साहब को रिलीज़ कर दिया था, और वो जो पुराना लॉ था वो नल एंड वाइड ख़त्म हो गया था, जो कि रॉयल कॉलेज वालों ने पास किया था। और फर्स्ट टाइम इसको हम कहते हैं कि फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री जस्टिस कोक ने जुडिशियल रिव्यू इस्तेमाल किया था, और इनको कहते हैं फादर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जस्टिस कोक को। तो ये था पहला केस, डॉक्टर बोनम केस। आई होप आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आया तो काइंडली मुझे बताएं तो मैं इसको रिपीट कर दूँ। अल्लाह बख्श फत, आपको समझ में आया है केस, वरना मैं इसको रिपीट कर दूँ इसके, या फिर हम लोग केस नंबर 2 की तरफ जाएँ। कोई चीज़ इसमें नहीं समझ आई हो? समझ आ गई। अब केस नंबर 2 है, यहाँ ये केस नंबर 2 करके फिर हम लोग हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारा इंटरनेशनली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डेफिनेशन इंट्रो मैंने आपको इसकी बता दी है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 जो है इसका नाम है मरबरी, ये बंदे का नाम है मरबरी, आपने सुना होगा, मरबरी वर्सेस मेडिसन केस। ये है केस नंबर 2, इसका नाम है मरबरी वर्सेस मेडिसन केस। ये दो बंदे हैं, मरबरी भी एक बंदा है, मेडिसन भी एक बंदा है, और इसका नाम केस नंबर 2 का आप लिखोगे मरबरी वर्सेस मेडिसन केस, ठीक है। अब हुआ ये था कि ये जो केस था ना,
ये भी एक जुडिशल रिव्यू का केस था। और ये केस कब हुआ था? ये केस हुआ था 1803 में। ये वो जो केस था वो 1610 में हुआ था, ये केस हुआ था 1803 में। ठीक है, ये जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। वो जो केस था वो एपीलेट कोर्ट में हुआ था, छोटे कोर्ट में हुआ था। ये जो केस हुआ था ये हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। और कौन से कंट्री में हुआ था? ये यूएस में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस में ये केस गया था। 1803 में ये केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस में ये जो केस है ये गया था। ठीक है, इस केस में एक और चीज़ मैं इस केस को स्टार्ट करने से पहले आप लोग समझाऊँ, सेपरेशन ऑफ पावर, इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखें, सेपरेशन ऑफ पावर एक टर्म है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर समझाने का मकसद ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है आपका लेजिस्लेचर और एक होता है आपका जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए, जुडिशरी जो लॉ को चेक करे और एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करे। सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि भाई एक कोई भी स्टेट अगर वो ये कहे कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है, तो वो ये आपको बता रहा है कि हमारे जो ये तीनों इदारे हैं ना, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, इन तीनों की डिफरेंट अलग अपनी पावर है और ये एक दूसरे में इंडल्ज या एक दूसरे की पावर में वो कहते हैं ना मिलेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरे काम में आके कोई बंदा इंटरफेयर करे, तो सेपरेशन ऑफ पावर का ये मतलब होता है कि जुडिशरी अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, लेजिस्लेचर अपना काम करेगी। तो ये कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, कि तीनों ये जो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है ये अपना अपना काम करेगी। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। और उस वक्त 1803 में यूएस में जो थी वो सेपरेशन ऑफ पावर थी। अगर आप यूएस के जो शुरू के 3 आर्टिकल हैं, यूएस की अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे ना, तो यूएस के शुरू के 3 आर्टिकल में सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में लिखा हुआ है। उन तीनों आर्टिकल में सेपरेशन ऑफ पावर का बताया हुआ है। तो यूएस जो था ना, वो सेपरेशन ऑफ पावर पे ही वर्क कर रहा था। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू के 3 आर्टिकल्स में, तीनों आर्टिकल में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था। अब ये जो केस था ना, ये केस बेसिकली स्टार्ट इस तरीके से हुआ था, ये केस इस तरीके से स्टार्ट हुआ था कि एक शख्स थे जो कि अगर आप देखें जॉन एडम्स, अगर आप इनका नाम लिखेंगे गूगल पे, जॉन एडम्स, तो ये जो थे ना जॉन एडम्स, ये थे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। जॉन एडम कौन थे? सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूएस के। ये थे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अब हुआ ये था कि जॉन एडम्स जब रिटायर होने वाले थे, मतलब इनकी रिटायरमेंट में चंद घंटे बचे थे, चंद घंटे। कुछ लोग कहते हैं कि चंद दिन बचे थे, कुछ लोग कहते हैं चंद महीने बचे थे, लेकिन जो फिगर्स हैं वो यही कहती हैं कि चंद घंटे, मतलब डिफरेंट है, लेकिन हम कह रहे हैं चंद घंटे। जॉन एडम जो थे वो सेकंड प्रेसिडेंट थे यूएस के, और इनकी रिटायरमेंट या इनके टेन्योर ख़त्म होने में चंद घंटे थे। तो उन चंद घंटों में, क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे, भले चंद घंटे वो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया था। इन्होंने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे, इन्होंने कुछ ऑर्डर्स पास कर दिए थे। ठीक है, इन्होंने ऑर्डर्स पास किए थे और ऑर्डर्स पास हो गए थे, पास करते ही ये रिटायर हो गए थे। ऑर्डर्स इन्होंने कुछ पास किए थे और फिर ये रिटायर हो गए थे, इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब ये जो जॉन एडम्स थे, ये सेकंड प्रेसिडेंट जो थे, इन्होंने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे, तो वो रिटायर हो गए थे। और उन ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर ये था, इन ऑर्डर में से एक ऑर्डर ये था कि इन्होंने, एक बंदा था मरबरी, एक बंदा था जिसका नाम था मरबरी, इन्होंने उन ऑर्डर में इस बंदे को, मरबरी को जो है, कहीं किसी जगह पे जज लगा दिया था। इन्होंने मरबरी को किसी जगह पे जज अपॉइंट कर दिया था। इन्होंने ऑर्डर्स पास किए थे चंद घंटे पहले और ये फिर रिटायर हो गए थे। और उस ऑर्डर के अंदर एक ऑर्डर ये था कि उन्होंने मरबरी जो था बंदा, उस मरबरी बंदे को इन्होंने जज बना दिया था कहीं पे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये जब रिटायर हो गए तो थर्ड प्रेसिडेंट आ गए। ठीक है, थर्ड प्रेसिडेंट नंबर 3 आ गए, थर्ड प्रेसिडेंट। और वो थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे? काइंडली इनके नाम्स को आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाए। जॉन एडम्स जो थे वो सेकंड प्रेसिडेंट थे, थर्ड, इनका टेन्योर ख़त्म हुआ तो थर्ड प्रेसिडेंट आ गए, जिनका नाम क्या था? थॉमस जेफरसन।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हुआ ये था कि जॉन एडम्स थे जो कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे, इनके चंद घंटे बचे थे इनकी प्रेसिडेंटशिप में, और हुआ ये था कि जब चंद घंटे बचे थे तो उन्होंने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे अपनी रिटायरमेंट से पहले चंद घंटों में। और उस ऑर्डर में एक ऑर्डर ये था कि मरबरी एक बंदा था और इन्होंने उस बंदे को जो है एज अ जज कहीं पे अपॉइंट कर दिया था, ठीक है। फिर ये रिटायर हो गए थे, इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो तीसरे प्रेसिडेंट थे वो थे थॉमस जेफरसन, जो इनकी जगह पे आए। काइंडली आप लोग मीटिंग रीजॉइन करें, मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया। ये केस आप लोगों को समझा दूँ, उसके बाद हम लोग क्लास एंड करते हैं। मीटिंग को फिर से रीजॉइन करें।